सुंग वंश के संस्थापक जो थे पुष्यमित्र सुंग थे। इन्होंने 185 ईस्वी पूर्व में बृहदर्थ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की। इनके धर्म की बात करें तो कट्टर ब्राह्मणवादी थे ये, और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो पूछा जाता है कि 2 अश्वमेध यज्ञकर्ता कौन थे, तो ये थे पुष्यमित्र सुंग, और इनके पुरोहित कौन थे, तो वो थे पतंजलि। राजधानी की बात करेंगे तो विदिशा राजधानी थी। इससे पहले पाटलिपुत्र राजधानी चली आ रही थी। जैसे इन्होंने बृहद्रथ की हत्या की तो अपनी राजधानी बनाया किसको, विदिशा को। संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ किसके समय में, सुंग वंश के समय में। ध्यान किस पर दिया गया था, एक तो धर्म पर दिया गया और एक संस्कृति भाषा पर दिया गया, यानी संस्कृत भाषा को आगे लाया गया। इससे पहले प्राकृत भाषा पर जोर था। समर्थी की बात करेंगे, क्वेश्चन आता है कि मनुर समर्थी किस समय की रचना है, तो ये सुंग वंश के समय की रचना है। स्तूप की बात करें तो पाषाण के स्तूपों का प्रयोग किया जाने लगा था। इससे पहले ईंटों का और मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि आप देखते हैं अशोक के जो स्तूप हैं इसी प्रकार के हैं, लेकिन पाषाण का प्रयोग होने लगा था सुंग वंश के समय में। और एक बहुत ही फेमस स्तूप है इनका, भरभूत का स्तूप। इन पर क्वेश्चन आता है, उत्कृष्ट एग्जाम्पल है ये स्तूपों में। तो भरभूत का स्तूप जो कि कनिंघम ने 1873 ईस्वी में इसका पता लगाया। तो किसने पता लगाया था, कनिंघम ने इसका पता लगाया था। सुंगकालीन कला के उत्कृष्ट प्रतीक की बात करेंगे तो यानी किन किन क्षेत्रों में, कला के क्षेत्र में इन्होंने प्रकृति की थी उनको देखेंगे। तो सर्वप्रथम विदिशा का गरुड़ ध्वज बहुत ही फेमस है। गरुड़ ध्वज किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन आता है। तो 9वें शासक थे सुंग वंश के, कौन थे, भागभद्र, जिनको भागवत भी कहा जाता है। इनके यानी 9वें शासक हैं भागभद्र। इनके शासन काल के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक थे एंटियालकिटस। एंटियालकिटस थे इनके यानी जो तक्षशिला में थे, यवन शासक हैं, यानी समकालीन कह सकते हैं आप, समकालीन जो हैं तक्षशिला के शासक। इनके एक राजदूत थे, राजदूत का नाम आता है हेलियोडोरस, यानी यवन राजदूत हैं कौन, हेलियोडोरस। इन्होंने वासुदेव के सम्मान में विदिशा में, जो कि सुंगों की राजधानी है विदिशा, वहाँ पर गरुड़ ध्वज, या कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं इसको, गरुड़ शतम भी कह सकते हैं। तो जो कि हिंदू धर्म में हिंदू धर्म से संबंधित है। आप सीधी सी बात है, ये गरुड़ ध्वज जो कि विष्णु का प्रतीक है। तो ये प्रथम स्मारक है जो कि हेलियोडोरस द्वारा निर्मित करवाया गया, जो कि एक यवनी राजदूत हैं। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है किसके समय में बना, शासक कौन थे, कौन यवन राजदूत थे या शासक कौन थे, कहाँ पर शासन था। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी हैं। और कहाँ पर मनाया गया, विदिशा में। इसके अतिरिक्त बात करें कला की तो सुंगों के काल में तो भाजा का चैत्य एवं विहार और अजंता का नोवा चैत्य, कौन सा, नोवा चैत्य किससे संबंधित है, सुंग काल से संबंधित है। नासिक तथा कार्ले के चैत्य ये भी सुंग वंश से संबंधित है। मथुरा में निर्मित यज्ञ यक्षिणों की मूर्तियाँ किससे संबंधित हैं, ये सुंग वंश से संबंधित हैं। और जैसा ही हम देख ही चुके हैं कि इसके अंतिम शासक कौन थे, देवभूति थे, जिनकी हत्या की थी वासुदेव ने, और वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की, कण्व वंश की। और अंतिम शासक थे इसके सुशर्मन। तो यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे। तो इन बातों को याद रखना है यहाँ पर। हम अब देखेंगे सातवाहन वंश को, जिनके संस्थापक हैं सिमुक, और अंतिम शासक कौन है, यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहनों को आंध्र जातीय तथा आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, और सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने 60वीं ईस्वी पूर्व में। इनके शासकों को यानी सातवाहन शासकों को दक्षिणाधिपति कहा जाता था, और इनके द्वारा जो शासित प्रदेश थे उनको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था दक्षिणापथ।
राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में स्थित थी। और ये एकमात्र ऐसा वंश रहा जो कि लगातार 300 वर्षों तक यानी 3 सदियों तक निरंतर चलता रहा बिना किसी बाधा के। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली, कौन सी शैली है? मालव शैली में गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं प्रचलित की थी। तो क्वेश्चन आता है किसने अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं शुरू की थी? तो वो थे सातकर्णी प्रथम। जो सम्राट हुए यानी जो शासक हाल हुए, सातवाहन वंश के जो शासक हैं हाल, इनकी राज्यसभा में वृहत कथा के रचयिता गुणाढ़ रहते थे। तो ये ध्यान रखना है, कौन रहते हैं? गुणाढ़। और इन्होंने किसकी रचना की है? वृहत कथा की। और किसके समय में रहते हैं? सम्राट हाल के समय में। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। उसने राजा राम तथा विंध्य नरेश की उपाधियां धारण की थी। तो बहुत ही प्रतापी शासक हुए गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिनका प्रदेश मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। इनकी उपाधियां पूछी जाती हैं, तो उपाधियां कौन सी हैं? राजा राम और विंध्य नरेश। विंध्य नरेश किसकी उपाधि थी? तो ध्यान रखना है गौतमीपुत्र सातकर्णी की। यहाँ पर गौतमी से ध्यान रखिए कि इनका जो समाज जो था वो मात्र सतात्मक था, लेकिन जब बात आए शासन की तब पुत्र ही यानी एक पुत्र ही शासक बनता था। तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि जो समाज था कैसा था? मात्र सतात्मक था। आप देख सकते हैं अपने नाम से पहले क्या लगा रहे हैं? माता का नाम। तो समाज कैसा था? तो वो था मात्र सतात्मक। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद उनका पुत्र आया वशिष्ठिपुत्र। ठीक है, कौन है? पुलमावी। वो राजा बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। इन्होंने आंध्र प्रदेश विजय किया था और उन्हीं के नाम पर इनको क्या कहा जाता है? आंध्र सम्राट। तो आंध्र सम्राट कौन कहलाते हैं? तो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। सातवाहनों ने सर्वाधिक यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कौन से सिक्के चलाए थे? तो वो थे सिक्के थे शीशे के। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रोटीन, तांबे और कांसे के भी इन्होंने सिक्के जारी किए थे। तो ये सिक्के पूछे जाते हैं कौन कौन से सिक्के इन्होंने शुरू किए थे? सर्वाधिक मात्रा में किए थे शीशे के। ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी इन्होंने, या कह सकते हैं जागीरें दी थी। ये ऐसा करने वाले प्रथम शासक थे ये। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है यहाँ से कि भूमि दान करने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो वो थे सातवाहन शासक। इन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान की थी। तो यहाँ पर भूमि दान कर देते थे, ये हिस्सा दे दिया, ये हिस्सा, यानी इनका साम्राज्य विस्तार होता चला गया। ये भूमि का टुकड़ा देते थे और कहते थे यहाँ से आप वसूल कीजिए, जैसे भी आपको वसूलना है। तो एक तरह से इनके साम्राज्य विस्तार होता चला गया। फिर तो ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो वो सातवाहन शासक थे। आगे कहता है कि इस काल में शिल्प, ठीक है, शिल्प और वाणिज्य में हुई उन्नति के फलस्वरूप शिल्पियों ने और वणिक, ये व्यापारी वर्ग थे, इन दोनों ने बौद्ध धर्म में उदारवादी यानी दान दिए इन्होंने, यानी इन्होंने बौद्ध धर्म को भी माना। एक तरह से कट्टर ब्राह्मण नहीं थे ये। शिल्पियों में गांधिकों, कौन से हैं? गांधिकों का नाम दाता के रूप में बार बार उल्लेखित मिलता है। यानी शिल्पियों में गांधिकों का नाम दाता के रूप में मिलता है। गांधिक कौन थे? तो वो शिल्पी कहलाते थे गांधिक, जो इत्र बनाने का कार्य करते थे। श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठीन कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ये। तथा श्रेणी के कार्यालय को निगम सभा कहा जाता था। भड़ोच
वेरी इंपॉर्टेंट है। भड़ोच सातवाहन काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा था? तो वो था भड़ोच। सातवाहन काल में निर्मित दक्कन की सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यह काल दक्षिण में बौद्ध धर्म के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण युग था। कौन सा काल? सातवाहन वंश का काल। किसके लिए गौरवपूर्ण रहा? बौद्ध धर्म के लिए। इन्होंने एक तरह से अच्छा कार्य किया, इस क्षेत्र में दान भी दिए। तो सभी जो गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी को आगमन यानी वेदों का आश्रयकर्ता कहा जाता है। आदित्य ब्राह्मण कहा जाता है इनको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर कह रहा है कि बौद्ध धर्म के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण युग था, यानी इन्होंने बौद्ध धर्म को भी स्थान दिया, उसको भी माना। और नीचे कह रहा है गौतमी पुत्र सातकर्णी जो कि एक सबसे प्रतापी शासक थे, उनको वेदों का आश्रय तथा आदित्य ब्राह्मण कहा गया इनको। तो इन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों को लेकर साथ चले हैं ये। इसीलिए जो सुंग वंश है, कण्व वंश है और सातवाहन वंश है, ये ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी सर्वाधिक प्रसार जो है इन्हीं के समय में हुआ। और ये प्रसार जो जाकर कंप्लीट होता है, गुप्त काल में कंप्लीट होता है। उनके समय में ये जो ब्राह्मण धर्म है, वैष्णव धर्म है, अपने चरम उत्कर्ष पर था। प्रशासन की बात करें तो सातवाहन काल के अधिकारी मौर्य काल के सरदर्शय यानी सम्मान ही अमात्य और महामात्य कहलाते थे। जिले को आहार कहा करते थे। जिले को क्या कहा जाता था? आहार। तो क्वेश्चन आता है कि आहार किस वंश से संबंधित है? तो ये सातवाहन वंश से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक जो हैं गोलमिक कहलाते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कहलाते थे? गोलमिक। सातवाहनों ने ब्राह्मणों, ठीक है, और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गामदान किए थे। यानी सर्वप्रथम ये प्रथा किसने शुरू की थी? दान देने की, गाँवों को दान देने की, जागीरें देने की। तो वो सातवाहन थे। और यहीं से सातवाहन से ही एक तरह से सामंती प्रथा भी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, जो कि मौर्योत्तर काल में आते हैं। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासक के बाद सुंग वंश आता है, फिर कण्व वंश आता है, और फिर आता है सातवाहन वंश, और फिर आता है कुषाण वंश। तो कहा जाए सुंग वंश जब आता है, इसी के समय में यानी पश्चिमी विदेशों के आक्रमण भी शुरू हो जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया के ग्रीक थे। उनको भारतीय साहित्यों की बात करें तो इनको क्या कहा गया? यवन। यानी बैक्टीरिया के ग्रीक थे और भारतीय साहित्यों में इनको यवन कहा गया है। तो भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय जो जाता है किसको जाता है? डेमेट्रियस को जाता है। यानी सुंग वंश जब था तब यवन आक्रमण होने शुरू हो गए और डेमेट्रियस ने यहाँ पर प्रथम सफल आक्रमण किया था। यानी प्रवेश होने में कौन सफल हुआ? डेमेट्रियस हुआ, जिसने 183 ईस्वी पूर्व में पंजाब के भाग को जीता और अपनी राजधानी बनाई थी। किसको? साकल को। तो ये भी ध्यान रख लीजिए, साकल। वैसे तो हम जब विदेशी आक्रमण देखेंगे उसमें कंप्लीट पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रख लीजिए इसको कि सुंग वंश के समय में मौर्योत्तर काल में प्रथम घटना जो मौर्योत्तर काल की है वो यही है कि यवनों के आक्रमण शुरू हुए और डेमेट्रियस जो है प्रथम सफल आक्रमणकारी रहा, जो कि पंजाब के भाग को जीतने में सफल रहा 183 ईस्वी पूर्व में। और अपनी राजधानी किसको बनाया? साकल को बनाया उन्होंने। और इन यूनानी आक्रमणकारियों में सबसे प्रसिद्ध जो हुए वो कौन हुए? मिनांडर हुए, जो कि बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाने जाते हैं। इनका मिलिंद पन्नों मिलता है, आपने देखा होगा ग्रंथ मिलिंद। तो इनको बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है। इन्होंने किससे दीक्षा ली थी ये भी क्वेश्चन आता है। नागसेन से इन्होंने दीक्षा ली थी और इन्हीं के यानी मिनांडर और नागसेन के ही एक प्रश्न उत्तरों की एक पुस्तक मिलती है। वो कौन सी है? वो है मिलिंद पन्हो, जो कि हम आगे डिस्कस कर लेंगे। इतना ध्यान रखिए, मौर्योत्तर काल में जो पश्चिमी क्षेत्र से आक्रमण शुरू हुए तो वो किन के शुरू हुए थे?
तो यूनानियों के शुरू हो गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ईरानी यूनानियों को हम पढ़ चुके हैं, यवनों की बात करेंगे, शकों की बात करेंगे, पहलव विदेशी आक्रमणकारियों की बात करेंगे, कुषाणों की बात करेंगे और फिर बात करेंगे हुणों की। तो मौर्योत्तर काल की सबसे प्रसिद्ध जो घटना रही वो कौन सी रही, तो वो यवनों के आक्रमण को ध्यान रखना है। डेमेट्रियस प्रथम यहाँ पर प्रथम रहते हैं विदेशी आक्रमणकारी जो सफल होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।